हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 4। जो यूनिट 4 का दोस्तों हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यूनिट 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2। और जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। इसके अलावा जो यूनिट 1 है, 2 है और 3 है वो भी ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस कर दिया है। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 का जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है और इससे बेसिस जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सेकंड बात करेंगे कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होती है और उसकी कुछ कंडीशन है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा जो भी दोस्तों हमारे इसमें न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो मैं यूनिट 4 है, यहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो ये यूनिट दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है और मोमेंटम हमारा क्या होता है, तब हम बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं इम्पल्स की। जैसा कि पता होगा इम्पल्स हमारा क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज ए इम्पल्स। मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द force and time is known as impulse। तो हमारा दोस्तों ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है I, जिससे हम डिनोट करते हैं I इक्वल टू F इंटू टी। ये हमारा होता है इम्पल्स। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज ए मोमेंटम। तो कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। तो ये दोस्तों हमारा मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसे हम डिनोट करते हैं P इक्वल टू M इंटू वी। ये हो गया हमारा दोस्तों इम्पल्स और ये हो गई हमारी मोमेंटम। अब हम बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। जो हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है क्या कहता है कि जो हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स इक्वल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यह होता है दोस्तों इसका मेन प्रिंसिपल। जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा वह इक्वल होता है इम्पल्स के। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। ये तो हमारा हो गया दोस्तों एक डिफिनेशन जो प्रूफ होके में आएगा। आप देखते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज दैट हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां हम लिख सकते हैं m इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर f dt ये क्या है, f dt है और मैंने इसको लिख दिया f m इंटू dv। जो f इंटू dt है, अगर f इंटू dt है, अब हमें पूरा फोर्स चाहिए इसका कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्टिव करेंगे, टी के। ये हो गया T1, ये हो गया T2,
एफ इंटू डी टी इक्वल एम V1 V2 एंड dV। ये हमारा क्या f है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा हमारा, ये मैंने इसको डायरेक्ट t लिख लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, ये T2 माइनस T1 और ये m v आएगा हमारा तो कितना हो जाएगा V2 माइनस V1। अगर हम देखें तो f और हमारा t ये हमारा क्या इम्पल्स है और ये हमारा क्या शो कर रहा है, सॉरी ये हमारा इम्पल्स शो कर रहा है और ये मोमेंटम शो कर रहा है m इंटू वी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया इम्पल्स और ये हो गया एम वी टू माइनस एम वी वन। कहने का मतलब जो हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है, जो हमारा इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये दोस्तों हो गया इसका प्रूफ। एक मेथड से हम और भी कर सकते हैं प्रूफ, देखो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि अगर दूसरे मेथड की बात मैं करूं, सपोज दैट ये हमारी एक बॉडी है, इसमें मोमेंटम कितना लग रहा है, वो P1 लग रहा है। जब हमारा क्या है T इक्वल टू T1 टाइम पे, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी चेंज होगी। जब ये चेंज हुआ तो ये हो गया मोमेंटम इसका P2 हो गया और T इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम dt। F को हम क्या लिख सकते हैं, dt के टर्म में dt और ये हमारा हो गया dp। अगर हम इसको हम इंटीग्रेट करें t के रिस्पेक्ट में और p के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा क्या हो जाएगा t1 एंड t2 एंड f, ये हो गया dt इक्वल p1 एंड p2, ये हो जाएगा हमारा dp। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, f क्रॉस f और ये कितना निकल के आएगा t2 माइनस t1, मैंने एक टर्म शॉर्ट कर दिया है और ये हमारा निकल के आएगा P2 माइनस P1। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो F इक्वल टू हमारा T2 एज इट इज T1 और ये क्या हो जाएगा M V2 माइनस M V1। कहने का मतलब जो हमारा रिलेशन आएगा वो हमारा रिलेशन दोस्तों सेम आएगा। तो ये है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल होता क्या है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, कोई भी हमारी बॉडी है, सपोज इसमें नंबर ऑफ द फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने मान लिया इसमें F1 है, F2 है, F3 है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। जब इसमें फोर्स लगेंगे इसका कोई मास होगा और इसका कोई एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या करेगा, इसमें एग्जिट करेगा। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वह हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वह हमारा जीरो होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगा, जब इसमें एक इनर्शिया फोर्स एग्जिट करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सपोज दैट जैसे हमारी ये बॉडी है, मैंने इसमें जब इसमें फोर्स लगाया, इसका मास m था, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन एग्जिट करेगा और इस बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने के लिए एक हमारा फोर्स एग्जिट करेगा ma, जो हमारा ये फोर्स m एग्जिट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस फोर्स को हम कहेंगे इनर्शिया फोर्स। क्या करेंगे, इनर्शिया फोर्स। तो जो हमारा नेट फोर्स है वह हमारा जीरो होगा। अगर हमारा नेट फोर्स जीरो होगा तो F माइनस ma इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो F जो हमारा फोर्स लगा है और ये इनर्शिया फोर्स माइनस ma इक्वल टू जीरो। यही हमारा होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। जो हमारा F क्या है, F हमारा क्या है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है। F क्या है दोस्तों, हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। और जो हमारा ma है, जो माइनस का ma साइन है, ये हमारा होता है रिजल्टिंग इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में। डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल, डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसी को मैं डिफिनेशन में एग्जिट करूं। कह रहा है इट स्टेट दैट द net external force, okay, net external forces acting on the system and the resultant inertia force forces are in equilibrium. This is called D'Alembert principle. जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू माइनस एम ए इक्वल टू 0। जब हमारा M क्या एक्सटर्नल फोर्स है और हमारा जो माइनस एम ए है वो इनर्शिया फोर्स है। अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F इक्वल टू प्लस माइनस एम ए, क्योंकि दिस इज कॉल्ड अपोजिट फोर्स, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू 0। ये हमारा होता है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम की। जो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वह करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब क्या एग्जिस्ट करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या करता है, if the sum of all forces acting on a body is 0, तो body will be in equilibrium. Suppose that many force, बहुत सारे forces body पे act कर रहे हैं, F1, F2, F3, Fn। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, इस पूरे बॉडी का फोर्स जो होगा, जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो सम ऑफ फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो बॉडी है वो हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है वह हमारा कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखते हैं कह रहा है, डिफिनेशन अगर हम लिखें तो कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी is 0, then the body will be in equilibrium। ओके, तो such equilibrium is called dynamic equilibrium। ओके, तो इस तरह का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये दोस्तों हो गया डिटेल से, ये दोस्तों इक्विलिब्रियम है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई भी हमारी पुली है, अगर उसमें वेट लगे हुए हैं, कनेक्टिंग वेट लगे हुए हैं, तो अगर वेट लगा हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और उस स्ट्रिंग पे उसका टेंशन क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का डेरिवेशन है, कह रहा है कि मोशन ऑफ टू कनेक्टिंग वेट, 2 कनेक्टिंग वेट है ओवर ए स्मूथ पुली, एक स्मूथ पुली में। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि मैं जो डिस्कस कर रहा हूं अभी मोशन ऑफ टू कनेक्टिंग वेट ओवर ए स्मूथ पुली, जो मैं इसका डेरिवेशन करूंगा वो डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल के बेस होगा, और इसके आगे जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा वह भी हमारा डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल पे बेस होगा। तो आइए दोस्तों इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू
डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, फिर मैं शॉर्टकट बता देता हूं। डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी बॉडी है, अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारे एक्ट हो रहे हैं, कोई भी हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहे हैं, F1 F2 F3, तो क्या होगा, ये एक्सीलरेट करेगी बॉडी कुछ, और जो इसका इनर्शिया फोर्स होगा, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगा, वह फोर्स जो होगा उसका सम क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब F इक्वल टू ma हम कह सकते हैं, या F इक्वल टू F माइनस ma इक्वल टू 0। ये जो F माइनस ma इक्वल टू 0 है, यही हमारा होता है डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल को। पहले जो चीज हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा m1 है, m1 हमारा यहाँ ग्रेटर है m2 से, ठीक है। a मैंने मान लिया एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी मूव करेगी, तो a हमारा क्या एक्सेलरेशन है, और हमारा t क्या है, टेंशन है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग लगी है इसलिए T1 T2 की जरूरत नहीं है, ओनली मैंने t कंसिडर कर लिया। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं ब्लॉक m1 की, पहले फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1 की, अगर m1 की बात करूं अकॉर्डिंग टू डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल्स, क्या होगा, m1 है, इस पे वेट एक्टिंग कर रहा है, m1 g होगा, तो कह दूंगा मैं m1 g, और t भी एक फोर्स है, मैंने मान लिया t, यानी कहने का मतलब टोटल फोर्स हमारा हो गया, ये किसके बराबर है, m1 a के, ये मैंने मान लिया इक्वेशन हमारी 1 है। अकॉर्डिंग टू डीरेम्बर्ट प्रिंसिपल F इक्वल टू ma, F हमारा क्या है, टोटल फोर्स है, a हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इनर्शिया फोर्स है। तो ये मैंने बात किया m1 की। अगर मैं बात करूं सेकंड, फॉर ब्लॉक ऑफ मास m2, अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 में यहां टेंशन ज्यादा है, क्योंकि यहां वेट ज्यादा था तो हमारा नीचे आ रही थी, अब हमारा t ज्यादा है, तो यानी t माइनस m2 g इक्वल टू m2 a, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ एक्सेलरेशन हमें यहाँ फाइंड करना है, और हमें टेंशन फाइंड करना है कि टेंशन दूरी पे कितना होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो मैं यहां से आसानी से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में, मैं सिंपल सॉल्व भी कर देता हूं, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, मैं बिल्कुल इजी मेथड से इसको हम ऐड करेंगे, a हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हो गया m1 प्लस m2। ओके, यहां से t और t कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की, यहां कितना हो जाएगा, g है, और g है, g कॉमन हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा m1 माइनस m2, और यहां से हो जाएगा m1 प्लस m2। यानी कहने का मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2। ये दोस्तों होगा इसका एक्सेलरेशन। अब हमें सेकंड इसका फाइंड क्या करना है, टेंशन। तो सेम इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन 1 थी और हमारा जो इक्वेशन 2 था, इसको हम क्या ऐड किया था एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जहां जहां a है वहां इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तुम्हारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर t इक्वल टू, वो कितना निकलेगा, 2g m1 और m2 अपान m1 प्लस m2। तो ये दोस्तों इसका हो गया टेंशन। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आ रहा, अगर ये वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो कमेंट सिस्टम में जरूर दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं इसको भी डिटेल से आपको
बता दूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ टू बॉडी कनेक्टिंग ए स्ट्रिंग व्हेन वन बॉडी इज लेइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अदर इज हैंगिंग फ्री। यानी वह भी हमारा जो बेस्ड होगा वो डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल पे होगा। थैंक यू। एक हमारा बॉडी है जो क्या है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और हमारी दो दूसरी बॉडी है वो हैंगिंग फ्रीली कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और उसका एक्चुअली में जो वेट है W1 वो क्या निकलेगा। तो हमारा कह रहा है मोशन ऑफ टू बॉडी कनेक्टिंग बाय ए स्ट्रिंग व्हेन वन बॉडी इज लेइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अदर इज हैंगिंग फ्री। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स क्या होता है तो जरूर देख लें, क्योंकि जो हमारा इसका डेरिवेशन होगा वो हमारा बेस्ड होगा डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा जो हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, वो हमारा क्या है W है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेट है नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या मान लिया हमारा वो क्या है W है। अगर हमें पता है जो हमारा डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हमें जो टोटल फोर्स निकल के आता है यानी F इक्वल टू ma होता है, या हम कह सकते हैं F इक्वल टू F माइनस ma इक्वल टू 0। यह हमारा डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कोई भी हमारी बॉडी है उसमें नंबर ऑफ द फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो उसका जो अपोजिंग फोर्स लगेगा इनर्शिया फोर्स लगेगा जो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करता है उसका सम क्या होता है 0 होता है। ऐसा डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है। तो हम बात करते हैं पहले इनर्शिया फोर्स हमारा कितना निकलेगा ऑन वेट W पर। फर्स्टली हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की कि जो हमारा इनर्शिया फोर्स होगा ऑन वेट W1 पे, ओके W1 पे कितना निकलेगा, माइनस का साइन, माइनस ma रिस्टोरिंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स इसलिए माइनस साइन इंडिकेट किया। मास ऑफ W1 का मास कितना होगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स निकल जाएगा। तो अगर हम मास की बात करें m इक्वल टू मास यहां से कितना निकलेगा W1 अपॉन G, क्योंकि F इक्वल टू यहां मास निकलेगा W अपॉन G निकल आएगा, क्योंकि W इक्वल टू mg होता है। W इक्वल टू क्या होता है mg होता है, m हमारा चाहिए यहां से तो W अपॉन G हो जाएगा, तो W1 अपॉन G हो जाएगा। तो यहां से मैंने निकाल लिया W1 G इंटू एक्सेलरेशन A। ये हमारा हो गया W1 के लिए। अब हम बात करते हैं W2 के लिए। सेम इनर्शिया फोर्स ऑन वेट W2 के लिए। अभी मैंने इसके लिए बात किया था, अब हम बात करते हैं W2 के लिए। जब W2 को निकालेंगे सेम थिंग माइनस मास ऑफ W2 एंड एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा माइनस W2 अपॉन G इंटू A। ये हमें W1 और W2 हमें फाइंड हो गया कि हमारा इनर्शिया फोर्स कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स कितना होगा, यानी टोटल फोर्स हमारा कितना होगा, रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स कितना होगा माइनस W1G इंटू A प्लस का साइन, ये किसमें है माइनस में है W2G और ये A माइनस A अपान G दोनों से मैंने क्या किया कॉमन लिया, ये कितना आ गया W1 प्लस W2। ये हमें फाइंड हो गया हमारा इनर्शिया फोर्स कितना होगा। अब हम बात करें अगर बट अकॉर्डिंग टू डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम in direction of motion and resultant inertia force absolutely in the equilibrium state, ओके। तो हम बात करें टोटल फोर्स हमारा क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना होता है 0 होता है, जैसे कि मैंने बताया था F माइनस ma इक्वल टू
टोटल फोर्स हो गया, इनर्शिया फोर्स माइनस का साइन, टोटल फोर्स इक्वल टू 0। तो उसी के बेस पे अकॉर्डिंग टू डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो हमारा नेट होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिजल्टेंट फोर्स, हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, इनर्शिया फोर्स है यहाँ, सॉरी ये हम इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमारा जो नेट एक्सटर्नल फोर्स था क्या था, W1 था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। ये हो गया माइनस प्लस का साइन, माइनस A अपान जी, और ये हो गया W1 प्लस W2 इक्वल टू 0। अगर ये W1 हम फाइंड करें, W1 तो ये A अपान जी और ये हो जाएगा W1 प्लस W2। यानी कहने का मतलब जो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आएगा A अपान जी W1 W2। जब हमारी बॉडी क्या है, एक हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है यानी मोशन पे है इस पे, और दूसरी बॉडी क्या है, फ्री हैंगिंग कर रही है, और दोनों बॉडी क्या है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो हमारा W1 ये फाइंड होगा। अगर हम फाइंड करें यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, W1 G यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसका, और ये हो गया W1 प्लस W2। तो ये दोस्तों इसका दोनों को फाइंड हो गया रिलेशन। क्या होगा, W1 हमारा कैसे फाइंड होगा और एक्सेलरेशन हमारा कितना आएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो हमारा न्यूमेरिकल दोस्तों कह रहा है ए सिस्टम ऑफ वेट कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली A एंड B। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, एक पुली A है, एक पुली हमारी B है, और इसमें कुछ वेट काम कर रहे हैं, अप्लाई है, लगे हुए हैं। एक 15 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, इस पुली से कनेक्ट है A से, और ये टेंशन इस पुली से B से कनेक्ट है, T2 है और ये T2 है। आपको पता है अगर हमारी स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो हमारा टेंशन भी चेंज हो जाता है। जितनी हमारी स्ट्रिंग होगी उतना हमारा टेंशन होगा। यानी कहने का मतलब इस टेंशन स्ट्रिंग के लिए टेंशन फोर्स हमारा T हो गया और इसके लिए T2 हो गया। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ थ्री वेट। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है थ्री वेट के लिए, एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज वेटलेस एंड आइडियल कंडीशन फॉर द पुली। और हमारी जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस है, एक आइडियल कंडीशन में है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने डीलम्बर्ट प्रिंसिपल का वीडियो देखा है तो आपको ये आसानी से जरूर समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं, इसका पहले हम एफबीडी बनाते हैं, एक एक स्टेप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात करता हूं एफबीडी फॉर ब्लॉक। अभी मैं ब्लॉक करूंगा 4 किलो न्यूटन की। अगर मैं इसका एफबीडी ड्रा करूं तो क्या है, टेंशन है, ये हमारा टेंशन ऊपर वर्क कर रहा है। टेंशन हमारा ज्यादा है वेट से, क्योंकि हमारा वेट नीचे नहीं आ रहा इस वेट के कंपैरिजन में, तो हमारा टेंशन ज्यादा होगा, और ये है 4 किलो न्यूटन का। ओके, एक हमारा इनर्शिया फोर्स लगेगा जो होता है F=ma। तो यहां से हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स निकल आएगा, यानी इनर्शिया फोर्स जो निकलेगा वो निकलेगा, ये किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में चेंज किया 1000 से, और ये हो गया 9.81 इंटू A, यानी मैंने इसको कंसिडर कर लिया A1 से। ओके, तब अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं अभी 4 किलो न्यूटन के लिए, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, T2 हमारा ग्रेटर है, कंपैरिजन ये कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन से चेंज किया, ma ये हो गया 9.81, ये A1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 है। ये हो गया फॉर ब्लॉक 4 किलो न्यूटन के लिए। अब हम बात करते हैं एफबीडी 6 किलो न्यूटन के लिए। एफबीडी फॉर ब्लॉक 6 किलो न्यूटन के लिए, इसका एफबीडी देखते हैं हम। तो इसका एफबीडी हम ड्रा करते हैं। ये हमारा टेंशन फोर्स है, T वर्क कर रहा है, यानी T2, यहां भी हमारा T2 ही था, T2, ये T2 है, और हमारा कितना है 6 किलो न्यूटन है। ओके, जो हमारा अपोजिंग फोर्स इनर्शिया फोर्स वर्क करेगा वो अपोजिट करेगा इसके, वो कितना लगेगा ma, क्योंकि इस बॉडी को क्या करना है, रेस्ट में लाने के लिए
हमारा इनर्शिया फोर्स वर्क करता है एट ए डीलैम्बर्ट पर। तो 6 किलो न्यूटन का वर्क करेगा कितना, 6000 है, ये हो गया 9.81 इंटू A1। अगर हम इसके लिए लिखें तो इक्वेशन क्या होगी, अब हमारा 6 किलो न्यूटन ज्यादा है T2 से, क्योंकि वेट हमारा नीचे आ रहा है, यानी टेंशन इसके कंपैरिजन में कम है वेट के, तो हम लिख लिया ये हो गया 6000 माइनस का साइन T2 इक्वल 6000 9.81 और ये A2। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। ओके, हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी और T1 की वैल्यू मिल जाएगी, A1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मैंने सॉल्व किया इक्वेशन 1 एंड 2। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये हमारी जो T2 की वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी 4800 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू T2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, वहां से जो A1 की वैल्यू आएगी वो मारेगी 1.962 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हमने बात कर लिया दो ब्लॉक की, एक 4 किलो न्यूटन के लिए, एक 6 किलो न्यूटन के लिए। अब हमारा लास्ट जो बच रहा है अभी बच रहा है 15 किलो न्यूटन के लिए, तो हम ड्रा करते हैं FBD फॉर ब्लॉक कितना है 15 किलो न्यूटन। तो इसका जो FBD हम ड्रा करते हैं, ये मैंने FBD इसका लिया। देखो ध्यान से दोस्तों, एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं इसका FBD यही समझा दे रहा हूं आपको। अब देखो ये हमारा T है और ये T2 और ये T2 दो है। अगर मैं इसको यहीं लिख दूं, ये मैं मान लिया T हमारा काम कर रहा है और ये हमारा काम कर रहा है 15 किलो न्यूटन। ओके, जो हमारा T यहाँ T कितना होगा 2 T2 के बराबर होगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं T इक्वल टू 2 T2। और जो हमारा इनर्शिया फोर्स वर्क करेगा अपवर्ड करेगा कितना 15, इसको किलो न्यूटन में 1000 का मल्टीपल किया 1000 का, ये हो गया 9.81 और ये हो गया A2। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ के लिए एक्सेलरेशन मैंने A1 कंसीडर किया था और जो इसका एक्सेलरेशन है T2 से चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको A2 कंसीडर किया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों हम सॉल्व करें T इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था क्या होता है 2 T2। अब यहां है 2, अगर हम 2 T2 की वैल्यू, यानी जो हमने T2 की वैल्यू निकाली है वो यहां पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 4 4800 हमारा आया हुआ था। अब अगर हम जो ब्लॉक हमारा 15 किलो न्यूटन का, जैसे कि ये ड्रा है, इसके लिए हम इक्वेशन अगर फाइंड करें, इसको सॉल्व करें, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 48,100 सॉरी। अब हमारा ये हो गया 15,000 और हमारी वैल्यू कितनी आई थी 9.81 A2 प्लस 15,000, क्योंकि इतना किलो न्यूटन का हमारा फोर्स वर्क कर रहा था। इसको क्या करें हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां मैं डायरेक्ट A2 की वैल्यू लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारी A2 की वैल्यू आएगी वो माइनस साइन में आएगी, -3.531 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा निगेटिव साइन है वो हमारा एक्सीलरेशन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन हमारी होगी वह अपोजिट होगी, जैसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है। ओके, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है एक्सीलरेशन इंडिकेट that the direction is opposite. Okay, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।